नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप आगे बराबर कर रहे होंगे। साथियों, आज की ये जो क्लास हमारी होने वाली है, वो आपकी क्लास नंबर 2 और अध्याय नंबर 1 की आज हम शुरुआत करेंगे। अध्याय नंबर 1 जो हमारा होने वाला है, वो आपका होने वाला है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आज जो हम चर्चा करेंगे वो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर आपसे चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी मित्रगण को इस क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज हिंदी की शुरुआत हो रही है। जो अध्याय नंबर 1 है आपका, वो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। याद रखेंगे क्लास नंबर 2 है और हिंदी का पहला टॉपिक है और वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये जो क्लास होने वाली है आपकी, वो यूपी पुलिस का एग्जाम आप दे रहे हैं या यूपी एसआई का एग्जाम आप दे रहे हैं, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आपकी पूछी जा रही है, आरओ एआरओ का आप एग्जाम दे रहे हैं या आप यूपी पीसीएल, लेखपाल या ऐसा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो क्लास आपकी होने वाली है, ये सभी एग्जाम्स के लिए बराबर ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसमें हमें पढ़ना क्या होगा। क्योंकि यदि हम किसी टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें उस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो आइएगा सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमें किन किन बिंदुओं पे चर्चा करनी होगी। चलिएगा देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा बिंदु होगा, वो आपका इस अध्याय में क्या क्या होगा। इस अध्याय में सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे भाषा शब्द का निर्माण और अर्थ। यानी हिंदी एक भाषा है, हिंदी जो है वो एक भाषा है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि भाषा शब्द कैसे बना है और ये जो भाषा शब्द है, इसका वास्तव में अर्थ क्या है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे भाषा की क्या क्या परिभाषाएं हो जाएंगी, क्योंकि भाषा किसको कहते हैं अगर यही नहीं पता है तो भाषा पढ़ना या हिंदी को पढ़ना कोई उचित नहीं है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि भाषा बनी कैसे है, उसके संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तीसरा हमारा टॉपिक ये होने वाला है। चौथा टॉपिक या चौथी हेडिंग हमारी होगी भाषा की प्रकृति या भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पांचवा हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार कितने हैं। छठा हमारा टॉपिक होगा भाषा के आधार कितने हैं। और सातवां हमारा इसमें जो टॉपिक होगा या हेडिंग होगी, वो होगी भाषा के अंग कौन कौन से हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा ये शरीर है, तो इस शरीर में हाथ पैर कान ये सब अंग हैं एक प्रकार से। तो वैसे ही भाषा के कौन कौन से अंग हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप। भाषा के स्वरूप का मतलब है कि मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या है, वो क्या है, उपबोली क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। उसके बाद में भाषा का हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे भाषा का वर्गीकरण हम दो आधारों पर करते हैं। एक तो होता है आपका पारिवारिक वर्गीकरण और जो दूसरा आपका होता है वो एक प्रकार से जिसको बोल देते हैं आप पारिवारिक में दूसरा हो जाएगा। यानी भाषाओं का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है, तो दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तीस और अगला जो बिंदु होगा वो होगा भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। क्योंकि आप सभी लगभग लगभग हिंदी से थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे कि भारत में जो सबसे पहले भाषा थी वो आर्य भाषा थी।
उस आर्य भाषा में आप देखेंगे तो हम संस्कृत को पढ़ते हैं, उसमें भी प्राचीन संस्कृत, मध्यकालीन हो जाता है फिर आपका, इस तरीके से हम आगे पढ़ते हुए चलते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो भाषा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे, कुछ ऐसे बिंदु जो भाषा से जुड़े हुए हैं। और जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो अंत में हम पढ़ेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न भाषा से संबंधित पूछे गए हैं। क्योंकि यदि आप इस अध्याय को कितना भी अच्छे से पढ़ लें और यदि आपने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न नहीं करे हैं तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पढ़ करके एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, पहली जो हेडिंग होने वाली है शब्द इसमें, वो आपकी होने वाली है भाषा शब्द का निर्माण और उसका अर्थ। आइएगा जानते हैं। तो सबसे पहले भाषा शब्द का निर्माण और अर्थ। और बेटा एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो चीजें क्लास में ये प्रोवाइड आपको कराई जा रही हैं, आप कोशिश करें कि हैंड टू हैंड उसको नोट डाउन आप करते चलें, इसी प्रकार से करते चलें जिस प्रकार से आपको क्लास में ये चीजें समझाई जा रही हैं। क्योंकि यदि आप एक बेहतर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आपको चीजों को केवल रिवाइज करना होता है, और यदि आपके पास में बेहतर नोट्स नहीं है तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें आप कि एक बेहतर नोट्स बनाएं, अपने हैंड राइटिंग में बनाएं, और जो चीजें आपको जिस तरीके से यहाँ लिखी हुई नजर आ रही हैं उसी प्रकार से आप अपने पेन पेपर के साथ में उनको लिखते हुए चले। आइएगा जैसे सबसे पहले एग्जाम में कई बार पूछा गया कि ये जो भाषा शब्द है वो किस प्रकार से बना है। तो याद रखेंगे भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के भास धातु से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत के भास धातु से। यानी भास जो है वो, याद रखेंगे सबसे पहले तो संस्कृत का क्या है, एक धातु है। धातु क्या होता है? देखिए धातु इतना याद रखेंगे, जैसे क्रिया का जो मूल रूप होता है बेटा वो धातु होता है। जैसे खाना, जैसे खाना। अब ये जो खाना शब्द है अगर हम इसमें से ना हटा देंगे तो ये जो खा शब्द बचा है इसी को हम बोलते हैं कि ये धातु है। जैसे गाना, तो ये जो गाना शब्द है इसमें से यदि हम ना हटा देंगे तो ये जो गा शब्द बचेगा ये धातु है। आप एक बात ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम क्रिया को पहचानते हैं तो क्रिया पहचानने का हमारे पास में जो तरीका होता है वो होता है ना। यानी अगर किसी शब्द के अंत में ना जुड़ा हुआ है तो हम सामान्यतः 99% हम मान लेते हैं कि वो क्रिया है। जैसे गाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, पीटना, ये सब जो शब्द आप देख पा रहे हैं सब क्रियाएं हैं। अगर हम इनमें से ना हटा देंगे लास्ट वाला तो वो जो शेष बचेगा वो आपका धातु कहलाएगा। तो वैसे ही जो भास है वो आपका धातु है और ये संस्कृत का धातु है, इसी से बना है भाषा शब्द। किस प्रकार से बना है? भास में संस्कृत में जब हम अड़ जोड़ते हैं, याद रखेंगे ये हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में जुड़ा हुआ शब्द है अड़, तो इसमें ए शेष रह जाता है। अब चूंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब है इसमें ए नहीं है छोटा, इसमें जो है ए नहीं है, तो जब ये अड़ जोड़ेंगे तो ए शेष रह जाएगा, तो ये इसका हलंत हट करके ये बन जाएगा भास। अब उसके बाद में इस भास में संस्कृत में जब टाप जोड़ा जाएगा तो इसमें से बड़ा आ शेष रह जाता है, जब ये इधर आकर के जुड़ेगा तो ये शब्द बन जाएगा भाषा। तो इस प्रकार से ये शब्द बना है आपका भाषा। अब भाषा का जो अर्थ होता है, भाषा शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका होता है केवल और केवल कहना या फिर बोलना।
तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बताइएगा भाषा शब्द का जो अर्थ होता है वो कहना या बोलना होता है। तो ये था भाषा शब्द का निर्माण और उसका अर्थ। आइएगा आगे जानते हैं अगली हेडिंग। उसके बाद में अगला जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे भाषा की परिभाषाएं, कि आखिर भाषा की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे भाषा की जो सामान्य परिभाषा है वो क्या है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाषा क्या है, तो आप उसको समझाइएगा कि भाषा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को भाषा बोलते हैं। या अगर वो इतनी बड़ी परिभाषा ना समझे तो आप उसको 4-5 शब्दों में बड़े आराम से समझा सकते हैं। उसको कहिएगा भाषा क्या है, तो आप बताइएगा दो व्यक्तियों के बीच के संवाद, संवाद का मतलब होता है बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच के संवाद को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषा की परिभाषा दी है, क्योंकि भेद तो होता है। तो एक विद्वान है पंडित कामता प्रसाद गुरु। जब आप हिंदी को पढ़ेंगे तो अक्सर इनका नाम आप सुनेंगे ही सुनेंगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, उन्होंने कहा भाषा वह साधन है। पंडित कामता प्रसाद गुरु कह रहे हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन, अपने विचार, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों का मतलब जो अन्य दूसरों को भांति प्रकट करता है, या दूसरों के विचार आप समझ उसको कह देंगे, भाषा कह देंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है या किस विद्वान ने दी है, तो आप सिंपल उसको बताइएगा एग्जामिनर को कि ये परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु की है। एक विद्वान हुए हैं रुबांट, रुबांट ने भी भाषा की परिभाषा दी है। रुबांट ने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों, यानी ऐसे शब्द जिनमें ध्वनि है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। रुबांट ने कहा कि जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं उनको प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। अगले जो विद्वान है वो है प्लेटो। प्लेटो ने भी भाषा की परिभाषा दी है। प्लेटो ने कहा कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। प्लेटो साहब ने कहा कि जो विचार हैं उनमें ध्वनि नहीं होती। विचार का मतलब वास्तव में सिंपल होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो प्लेटो साहब यही कह रहे हैं कि विचार आदमी के अंदर चलते हैं, जब हम उनको व्यक्त कर देते हैं तो वही भाषा है। तो प्लेटो साहब ने कहा है कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। देखिए होठ ये वो वाला ही होठ है, ओष्ठ जिसको बोलते हैं, यानी होठ का जो तत्सम रूप होता है ओष्ठ, ये वही वाला है। तो ये जो परिभाषा दी है ये प्लेटो साहब ने दी है। तो ये हमने कुछ जानी है भाषा की परिभाषाएं। आगे हम समझते हैं होने वाला है भाषा की जो उत्पत्ति हुई है उसे कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो याद रखेंगे भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं।
कोई एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे सबसे पहले है दैवीय सिद्धांत। देखिए दैवीय सिद्धांत बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सिद्धांत है। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जो ईश्वरवादी लोग होते हैं उनके लिए किसी भी चीज का निर्माण करना बहुत आसान होता है। इसका क्या तात्पर्य है? एक विज्ञानवाद होता है, एक ईश्वरवाद होता है। अगर आपसे पूछा जाए, ईश्वरवादी व्यक्ति उसी को बोलते हैं जो कट्टरतः है, यो या जो बहुत ही पूर्ण रूप से ईश्वर की धारणा को मानता है। उदाहरण के तौर पर अगर ईश्वरवादी व्यक्ति से पूछा जाए कि बताइएगा ये जो हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है ये कैसे बना है, तो वो इसमें कोई साइंस नहीं लगाएगा, वो कहेगा ईश्वर ने बनाया है। और यदि हम विज्ञानवादी व्यक्ति से पूछेंगे कि बताइएगा ये रिमोट कैसे बना है, तो वो इसमें अपना सेंस लगाएगा कि इसमें इसका जो प्लास्टिक है वो इसमें लाया गया होगा, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा, इसमें बटन्स का यूज किया गया होगा। तो उसको बोल देंगे विज्ञानवादी, जो एक एक चीजों को तोड़ करके देखेगा कि हाँ ये चीज कैसे बनी। ईश्वरवादी से पूछेंगे तो वो सिंपल कह देगा ईश्वर ने बनाया है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांत है। अब आप समझ सकते हैं दैवीय सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के जो भी समर्थक हैं, अब समर्थक कौन होंगे? जो ईश्वर पे पूर्णतः विश्वास रखते होंगे वो इस सिद्धांत के समर्थक होंगे। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि भाषा का जो निर्माण है वो ईश्वर के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत को जितने भी लोग मानते हैं उन सभी ने यही माना है कि भाषा का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। कैसे किया है, क्यों किया है, कब किया है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भाषा का निर्माण ईश्वर ने किया है। समर्थक कौन है इस सिद्धांत के? तो अभी आपको समझाया था, धर्म के प्रेरणता, जो धर्मों को चलाते हैं वही कौन है? इस सिद्धांत के समर्थक हैं। और याद रखेंगे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना या भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, तो आप बताइएगा दैवीय सिद्धांत है। अगला जो सिद्धांत है वो है संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के जो जितने भी समर्थक हैं उन सबका मानना है कि मनुष्य प्रारंभ में भाषा को अपने अंगों से व्यक्त करता रहा होगा। यानी संकेत सिद्धांत कहता है कि मनुष्य शुरुआत में भाषा को अपने अंगों से व्यक्त करता था। जैसे आज भी हम करते हैं, हमें अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो हम इस तरीके से मना कर देते हैं। पसंद है, चाहिए, तो ऐसे कर देते हैं। किसी को बुलाना है तो ऐसे बुला लेते हैं। तो हम अंगों से ही क्या कर रहे हैं? उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत कहता है कि शुरुआत में मनुष्य वैसा ही कुछ करता था, अपने अंगों से भाषा को प्रस्तुत करता था। समर्थक कौन है? रूसो है। रूसो साहब इस सिद्धांत के समर्थक हैं। और इस सिद्धांत का कुछ अन्य नाम भी हैं। किस सिद्धांत के? संकेत सिद्धांत के अन्य नाम क्या नाम है? निर्णय सिद्धांत इसको बोलते हैं, प्रतीककरण का सिद्धांत इसको बोलते हैं, और स्वीकारवाद का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। तो याद रखेंगे इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं। आगे अगला जो सिद्धांत, अनुरणन का सिद्धांत। देखिए अनुकरण नहीं है, ये अनुरणन है। अनुरणन का सिद्धांत ये क्या कहता है? इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि होती है। और ये वास्तव में बात भी सही है। यदि हम रिमोट को और इस पेन को आपस में मारेंगे तो इनकी अपनी एक ध्वनि होगी, अलग प्रकार की ध्वनि होगी। यदि हम रिमोट को इधर मारेंगे तो अलग प्रकार की ध्वनि होगी। तो संसार में जितनी भी चीज हैं उनकी अपनी एक ध्वनि होती है।
ये बात तो ठीक है। उसी का अनुसरण करके, यानी उस ध्वनि का अनुसरण करके, यानी उसको सीख करके मनुष्य भाषा को सीखता है। देखो सिंपल शब्दों में समझेंगे, ये सिद्धांत कहता है कि संसार में जितनी भी चीज है उनकी अपनी ध्वनि है, उस ध्वनि की नकल करके ही हम भाषा को सीखते हैं, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। समर्थक कौन है? तो प्लेटो साहब इस सिद्धांत के समर्थक हैं, और इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं डिंग डांग सिद्धांत। ये शब्द आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, डिंग डांग सिद्धांत। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्व प्रमाणिक सिद्धांत कौन सा है? तो डिंग डांग वहां पर आंसर हुआ था। इस सिद्धांत को गहराई से याद रखना है। अगला जो सिद्धांत है वो है धातु का सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद है आप सीख गए होंगे। अब देखिएगा, ये अन्य सिद्धांत हैं, अब इनको इतना गहराई से न पढ़ करके शॉर्ट में याद रखेंगे। भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ अन्य सिद्धांत हैं, जैसे एक तरफ सिद्धांत लिखेंगे, एक तरफ उसके समर्थक कौन कौन है। जैसे सिद्धांत का नाम है अनुकरण सिद्धांत, और वास्तव में ये बात सही है, हम वास्तव में भाषा को नकल करके ही सीखते हैं। हम देख लेंगे कि हाँ ये व्यक्ति ये कह रहा है, तो उसको हम नकल करेंगे और सीख लेंगे। जब बच्चा होता है तो वो नकल करके ही भाषा को सीखता है। आप उसको सिखाते हैं कि पप्पा कहे, तो वो पप्पा कहता है। आप उसको सिखाते हैं कि इसको माता जी कहे, तो वो माता जी कहता है। तो वास्तव में जो हम भाषा को सीखते हैं वो नकल करके, नकल का मतलब अनुकरण करके सीखते हैं। तो एक है अनुकरण का सिद्धांत। इसका समर्थन किया है पॉल ने और हर्डर साहब ने। इन दो व्यक्तियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला जो सिद्धांत है वो है संपर्क सिद्धांत। ये बात भी ठीक है, जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हम संपर्क में आकर के सीखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, आपका जन्म हिंदी परिवार में हुआ है और आप संपर्क में या पढ़ने के लिए चले गए हैं, उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में, जहां अंग्रेजी बोली जाती है, तो आप हिंदी ना सीख करके संपर्क में आकर के अंग्रेजी को सीख जाएंगे। तो ये सिद्धांत भी सिर्फ यही कहता है, संपर्क सिद्धांत। समर्थक हैं जी रेवीज। जी ये वाला जी है, जी रेवीज। अगला सिद्धांत है इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत क्या कहता है? इंगित सिद्धांत कहता है कि हमने किसी चीज को कुछ संकेत देकर के मान लिया है। समर्थक कौन है? राय रिचर्ड है और जोहानसन है। ये दो व्यक्ति इस सिद्धांत के समर्थक हैं। एक है श्रम परिहरण सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? मजेदार सिद्धांत है ये भी। ये सिद्धांत के समर्थक जितने भी हैं वो कहते हैं कि मनुष्य प्रारंभ में जब कोई काम करता होगा, जब कोई कार्य करता होगा, जैसे क्या कार्य, कोई मेहनत का काम कर रहा, मेहनत का काम, तो उसकी ध्वनि निकलती होगी, वहां से कुछ ध्वनि उत्पन्न होती होगी, और वो जो ध्वनि है उसी का अनुसरण कर करके हम क्या सीख गए? भाषा को सीख गए। समर्थक है नवारे, या कहीं कहीं पर इन्हीं का नाम आपको मिलता है नवारे। एक सिद्धांत और है आवेश सिद्धांत। तो ये इतने क्या है आपके सिद्धांत हैं कि भाषा कैसे बनी है। हमें पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी सिद्धांतों को समझ लेंगे, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेंगे। और घबराना नहीं है कि सर आपने इतनी गहराई से चीजों को पढ़ा दिया, तो आज के समय में बेटा हर एग्जाम में गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आज के समय में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं रहा है। बच्चे बहुत तैयारी करते हैं और वैकेंसी बहुत कम निकलती है, तो कहीं ना कहीं
आपका सिलेक्शन हो तो आप में अन्य की तुलना में कुछ तो अलग होना चाहिए, जिस वजह से आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप भी वही तैयारी कर रहे हैं जो अन्य बच्चे कर रहे हैं, तो संभावना यही है कि अन्य का भी सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा। तो आपको कुछ अलग करना होगा उनसे, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और अलग करने का तरीका यही है कि आपको चीजों को अच्छे से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। और अगर हम गहराई से न पढ़ा करके थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा भी देंगे तो आपकी हिंदी को थोड़ा पहले समाप्त कर देंगे। और यदि हम गहराई से पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा 1-2 महीने का समय ज्यादा लग जाएगा, बस इतना ही तो होगा। लेकिन एक ही बार में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो नोट्स हैं वो सारे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सिद्धांत के बाद में अब हम जानते हैं भाषा की प्रकृति या भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। देखिए, भाषा की कोई एक विशेषता नहीं होती है, भाषा की बहुत सारी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। जैसे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका क्या मतलब है? जैसे आपके पिताजी की जो संपत्ति होगी वो आपकी हो जाएगी जब पिताजी नहीं रहेंगे, तो उसको बोलेंगे हम पैतृक संपत्ति। लेकिन आप ये बताइएगा कि जो भाषा आपके पिताजी को आनी चाहिए क्या वो आपको भी आएगी? ऐसा तो नहीं है। आप जैसे समाज में रहेंगे आप वैसी भाषा को ही सीख जाएंगे। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी जो पिता को आनी चाहिए भाषा वही पुत्र को आए, ऐसा तो नहीं है। अपितु अर्जित संपत्ति, अर्जित का मतलब इसको सीखा जा सकता है। आप अगर हिंदी समाज में आपका जन्म हुआ है, हिंदी परिवार में जन्म हुआ है, तो आप अंग्रेजी परिवार में रह करके आप अंग्रेजी को सीख सकते हैं। उसी को बोलेंगे हम अर्जित संपत्ति। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति का तात्पर्य है जैसे समाज में आप रहेंगे वैसी भाषा आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। आप यदि हिंदी परिवार में रहेंगे तो आप हिंदी भाषा को सीख जाएंगे। आप यदि उर्दू परिवार में रहेंगे उर्दू भाषा को आप सीख जाएंगे। पंजाबी परिवार में रहेंगे या पंजाबी समाज में आप रहेंगे पंजाबी को सीख जाएंगे। तमिल परिवार में आप रहेंगे तमिल को सीख जाएंगे, आपको वहां सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये क्या है, सामाजिक संपत्ति है। भाषा अनुकरण, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। हम नकल करके ही असल में भाषा को सीखते हैं। आप लोग जब छोटे होंगे तो आपकी मम्मी कहती होंगी, मम्मी मतलब माता जी कहती होंगी कि बेटा ये पप्पा हैं या पापा हैं, तो हम पीछे पीछे तुतला करके बोलते हैं कि पप्पा हैं। आपकी माता जी कहती होंगी ये दादाजी हैं, तो हम तुतला करके दद्दा दद्दा उनको बोलते थे। तो भाषा को जब हम सीखते हैं वो अनुकरण यानी नकल के द्वारा ही हम भाषा को सीखते हैं। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। देखिए, चिर का मतलब होता है बहुत लंबे समय के बाद में इसमें परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पे आपको हम समझाएं तो 1500 बीसी, अभी हम आगे चर्चा करेंगे बीसी क्या है। 1500 बीसी में संस्कृत का जन्म हुआ, भारत में संस्कृत की शुरुआत हुई। और संस्कृत भी एक प्रकार से वैदिक संस्कृत। उसके बाद में 1000 में आकर के शुरुआत हुई, 1000 बीसी में लौकिक संस्कृत की, यानी 500 वर्ष में दूसरी भाषा बनी। तो एक लंबे समय के बाद में इसमें परिवर्तन हुआ है, तो हम इसी को बोल देते हैं कि भाषा क्या है आपकी चिर परिवर्तनशील है। बहुत लंबे समय के बाद में भाषा में परिवर्तन होता है। भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। ये इसका क्या मतलब है? जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिएगा हम यूपी में हैं। हम यूपी में हैं, ये यूपी है, इससे सटा हुआ उत्तराखंड है और इससे सटा हुआ इधर मान के चलेंगे बिहार है। लेकिन आप देखेंगे तो इधर दक्षिण भारत है आपका, तो यहाँ तमिलनाडु भी है, यहाँ आपका तमिलनाडु है।
अब यदि हम इस बात को समझें तो हम यूपी के रहने वाले हैं, और यदि हम यूपी में रह रहे हैं तो हम, इधर बिहार है, बिहार में चलती है भोजपुरी सामान्यतः, तो भोजपुरी के जितने भी गाने हैं वो यूपी वालों को समझ में आ जाते हैं, लेकिन यूपी को तमिलनाडु वाले गाने समझ में नहीं आते, क्योंकि ये यूपी से सटा हुआ है, अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा है, इसकी भौगोलिक सीमा नहीं है। तो इसीलिए इस बात को याद रखेंगे, भाषा की क्या होती है, भौगोलिक सीमा होती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, जो भाषा होती है वो कठिनता से सरलता की ओर जाती है। पहले भाषा कठिन होती है, वो धीरे धीरे सरल होती चली जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे तो शुरुआत में लौकिक वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आसान हो गई, और आसान हुई तो बनी पाली, पाली और आसान होगी तो बन गई प्राकृत, प्राकृत और आसान होगी तो आपकी बन गई फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश और आसान हो गया तो आपकी बन गई अवहट, और अवहट और आसान होगी तो आपकी बन गई प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी और आसान होगी तो आपकी बन गई मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी और आसान होगी तो आपकी बन गई आधुनिक हिंदी, जिसको आज हम और आप लोग बोलते हैं, जिसको आज हम और आप लोग पढ़ते हैं। आगे है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग व्यवस्था होती है। क्या मतलब है? आप लोग हिंदी को लिखते हैं जैसे मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, खाना खाया। तो आपने देखा, आपने सबसे पहले कर्ता को लिखा, कर्ता के बाद में आपने कर्म को लिखा, कर्म के बाद में आपने क्रिया को लिखा, ये चीजें आपने लिखी। अब आप यदि इंग्लिश को लिखेंगे कि मोहन ने खाना खाया, तो मोहन ईट्स द फूड, यानी मोहन ईट्स द फूड, इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट आ गए इंग्लिश के अनुसार, यहाँ आप देखेंगे मोहन ईट्स, तो ये आपका क्या है, खाना, यानी वर्ब आ गई है, और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आ गया यानी कर्म आ गया। तो यहाँ सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ कर्ता के बाद में डायरेक्ट कर्म है, लेकिन यहाँ पर कर्ता के बाद में क्रिया है। तो इसको लिखने का तरीका अलग है, इसको लिखने का तरीका अलग है। तो इसी को बोलते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, अलग व्यवस्था होती है। अगला है, विश्व के प्रत्येक भाषा भाषी के लिए वस्तु तथा उसका अर्थ एक ही रहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। विश्व के प्रत्येक भाषा भाषी के लिए उसका अर्थ, यानी वस्तु का अर्थ समान रहेगा। जैसे हम हिंदी आती है, और यदि एक दूसरा व्यक्ति है उससे भी हिंदी आती है, और वो उदाहरण के तौर पर रूस में है, या उदाहरण के तौर पर वो चीन में है, तो यदि वो इसको देखेगा तो वो भी इसको पेन कहेगा और हम भी इसको पेन कहेंगे। अगर वो इंग्लैंड में होगा, वो इसको देखेगा तो वो भी पेन कहेगा, क्योंकि तीनों ही व्यक्तियों से हिंदी आती है। तो विश्व में कहीं भी रह रहा है, यानी विश्व का प्रत्येक भाषा भाषी, उसके लिए जो वस्तु होगी और उसका जो अर्थ होगा वो एक ही होगा, वो कोई अलग नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, तो ये भाषा की प्रकृति है, यह भाषा की क्या है, विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, भाषा के प्रकार। देखिए, सामान्यतः जब अध्यापक गण इसको पढ़ाते हैं तो भाषा के प्रकार वो सामान्यतः तीन ही बता देते हैं आपको, कि एक आपका सांकेतिक भाषा है, एक आपका मौखिक भाषा है, एक आपका लिखित भाषा है। परंतु जब हमने इसको थोड़ा और गहराई से समझा तो पता चला कि भाषा के तो और भी अधिक प्रकार हैं, या उसका वर्गीकरण तो हम और अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे भाषा के प्रकारों को हम निम्न आयामों में विभाजित करके समझ सकते हैं।
जैसे सबसे पहले भाषा के ये दो प्रकार हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा उसको बोलते हैं जिससे व्यक्ति के मनोभाव ठीक से व्यक्त हो जाए, वो क्या समझाना चाह रहा है वो बात समझ में आ जाए। व्यक्त भाषा में हम मनुष्य की भाषा को रखते हैं और अव्यक्त भाषा में जानवर, पशु पक्षी की भाषा को रखते हैं। आपने यदि नोटिस किया हो तो पशु पक्षी की केवल दो तीन चीजें ही हमें समझ में आती हैं। एक तो जब उसको तकलीफ होती है, यानी सुख दुख ही उसके समझ में आते हैं, बाकी वो और क्या कह रहा है वो बात हमें समझ में नहीं आती। तो मनुष्य की भाषा को हम अव्यक्त भाषा में रखते हैं, सॉरी, पशु पक्षी जानवरों की भाषा को हम अव्यक्त भाषा में रखते हैं और मनुष्य की भाषा को हम व्यक्त भाषा में रखते हैं। व्यक्त भाषा को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। एक है मूक भाषा, यानी जिसमें हम बोल करके नहीं बताएंगे, और एक है मुखर भाषा। मूक भाषा के अंदर आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा उसको बोलते हैं जिसमें हम वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लिख करके प्रयोग नहीं करेंगे, हम संकेत के माध्यम से बताएंगे। मुखर भाषा दो प्रकार की है, एक होती है मौखिक भाषा और एक आपकी हो जाती है लिखित भाषा। तो ये दो प्रकार की है। ध्यान से समझेंगे वर्गीकरण को। भाषा को पहले दो भागों में बांटा, व्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा को फिर हमने दो भागों में बांटा, मूक भाषा, मुखर भाषा। मूक भाषा के अंतर्गत सांकेतिक भाषा, मुखर भाषा के अंतर्गत एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हमें समझना होगा क्या व्यक्त भाषा है, क्या अव्यक्त भाषा है, मूक भाषा क्या है, मुखर भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। बेटा घबराना नहीं है कि सर गहराई में लेकर के जा रहे हैं चीजों को, तो बार बार हम कहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हिंदी को, एक की बार पढ़ेंगे, बार बार हिंदी को नहीं पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, हिंदी में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से बाहर आपको नहीं मिलेगा। अपने पिछले अनुभव के अनुसार आपको हम हिंदी को पढ़ा रहे हैं, इतना आप लोगों को विश्वास करके हिंदी में चलना होगा। चलिए देखते हैं आगे। जैसे पहला है व्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा किसको कहेंगे, तो अभी आपको समझाया था कि मनुष्य की भाषा से उसके सभी विचार भली भांति प्रकट होते हैं, इसलिए मनुष्य की भाषा को हम व्यक्त भाषा मानते हैं। यानी व्यक्त भाषा में इतना याद रख लेना है कि मनुष्य की जो भाषा है वो व्यक्त भाषा है, क्योंकि उससे उसके जो मनोविकार है, उसके जो मनोभाव है, सारे के सारे हमें पता चल जाते हैं। अव्यक्त भाषा में इतना याद रखेंगे कि पशु पक्षी आदि, जो पशु पक्षी या जो जानवर हैं आदि, पशु पक्षी आदि जो बोली बोलते हैं, भाई बोलते तो वो भी हैं, उससे केवल सुख दुख आदि मनोविकारों के सिवा और कोई बात नहीं जानी जाती। इसीलिए इसे अव्यक्त भाषा कहा जाता है। इन्हीं पशु पक्षियों की भाषा को, जानवरों की भाषा को हम अव्यक्त भाषा कहेंगे और बाकी मनुष्य की भाषा को हम व्यक्त भाषा कहेंगे। मूक भाषा क्या होगी, तो भाषा के मूक साधन में वाणी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी जब हम बोलेंगे नहीं, संकेतों के माध्यम से चीजों को बताएंगे, तो उसमें वाणी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस साधन में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, मूक भाषा में हम बोलेंगे नहीं, हम केवल संकेतों के माध्यम से चीजों को समझाएंगे, तो उसी को हम बोल देते हैं कि वो सांकेतिक भाषा है।
आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक मूक हो गया है। मूक के बाद में अगला है मुखर भाषा। मुखर भाषा क्या होगा? भाषा के मुखर साधन में किसका प्रयोग करेंगे? हम वाणी का प्रयोग करेंगे। हम बोल करके समझाएंगे चीजों को, हम लिख करके समझाएंगे। तो भाषा के मुखर साधन में वाणी का प्रयोग किया जाता है। अब नोट में आपके लिए हम एक पॉइंट लिख करके लेकर आए हैं, नोट। और आपको पेन कॉपी जो आप लेकर के बैठे उसमें नोट इसी प्रकार डालना है। एज इट इज आपको इसी प्रकार से नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। नोट में याद रखेंगे कि भाषा के साधन दो हैं। एक साधन है मूक साधन, जिसमें हम वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। एक साधन है मुखर साधन, जिसमें हम वाणी का प्रयोग करते हैं। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होगा? इस भाषा का प्रयोग अपनी बात को इशारों के माध्यम से समझाने में किया जाता है। आप लोगों ने बहुत इशारे किए होंगे, कई बार पिट भी गए होंगे आप लोग भी वो शैतान है। इसमें सांकेतिक भाषा में संकेतों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक हरामखोर देखो कह रहा है कि सर आपने भी इशारे किए होंगे। हाँ बेटा, यही काम रह गया था हमें। देखिए, सांकेतिक भाषा में इशारों के प्रयोग किया जाएगा। इन इशारों के माध्यम से चीजों को समझाया जाएगा। इसका प्रयोग कौन करते हैं? गूंगे। जो लोग गूंगे होते हैं, बोला तो जाएगा नहीं उनसे, कैसे बताएंगे वो अपनी बात को? इशारों में। उनको बुलाना होगा तो ऐसे बुला लेंगे, इधर आ जा इधर आ जा। उनको कुछ कहना होगा, उनको उदाहरण के तौर पे पानी चाहिए तो ऐसे कह देंगे पानी। तो गूंगे लोग करते हैं, बहरे जिनको आवाज नहीं जा रही, वो भी इसी भाषा का प्रयोग करेंगे। और बच्चे भी कभी कभार, बच्चे मतलब जो पैदा होता है, उसे बोला तो जाएगा नहीं, तो वो भी इसी भाषा का प्रयोग करेगा। तो सांकेतिक भाषा, अपनी बात को हम इशारों में समझाएंगे, संकेतों का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग गूंगे, बहरे और बच्चे करते हैं। अगर आगे आपसे पूछा जाए कि सांकेतिक भाषा की जो आधार, ये पूछा जा सकता है, तो सांकेतिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या बताना है? संकेत होती है। आधारभूत इकाई का मतलब है हम इसमें किस चीज का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम भाषा को लिख रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उसमें वर्णों का प्रयोग करेंगे। और यदि हम आगे देखेंगे, यह सबसे अगला पॉइंट इसमें याद रखेंगे, तो आधारभूत इकाई हो जाएगी इसमें संकेत। यह सबसे कठिन भाषा है। याद रखेंगे, जो सांकेतिक भाषा होती है वो सबसे कठिन भाषा होती है। अच्छा, कठिन क्यों होती है? क्योंकि पता चला किसी ने इस तरीके से किया, मांगा तो पानी, आपने ले जाकर के दे दिया उसको कुछ और, तो आपकी क्या होगी? पिटाई होगी, कठिन भाषा होगी। उसने इस तरीके से बुलाया आपको, आपने कुछ और समझ लिया, तो आपकी क्या होनी है? पिटाई होनी है। तो यह सबसे क्या है? कठिन भाषा है। मनुष्य ने सबसे पहले सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया था, क्योंकि मनुष्य से लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, संकेतों से मनुष्य समझाया करता था। तो मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया था। आगे देखेंगे। फिर है प्रथम। अच्छा, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है कि हाँ सांकेतिक भाषा भी थी? तो इसका जो प्रथम लिखित अभिलेख है, यानी एक हमें अभिलेख मिला है जो सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है। क्या अभिलेख है? तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है, क्रेटिलस। क्रेटिलस। और ये पुस्तक कब की है? तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में लिखी थी। तो सांकेतिक भाषा थी, इसका प्रमाण हमें मिलता है किसकी पुस्तक से? प्लेटो की क्रेटिलस पुस्तक से।
आगे उदाहरण देखेंगे, सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे यातायात नियंत्रित करता सिपाही। आपने चौराहों पर देखा होगा कि जो सिपाही होता है वो क्या करता है, यातायात को नियंत्रित करता है। तो आपको इस तरीके से वो करता है कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, तो आप रुक जाते हैं। वो इस तरीके से इशारा कर देता तो आप चलने लगते हैं। तो उसने संकेत ही तो दिया है आपको, ऐसे कर दिया तो आप रुक गए, इस तरीके से कह दिया उसने तो आप चलने लगे। तो उसने संकेतों का प्रयोग किया है। तो हम बोल देंगे कि यातायात नियंत्रित करता सिपाही। गाड़ी का हॉर्न, जो आप लोग 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते होंगे तो उसमें जो हॉर्न होता है वो भी संकेत देता है कि आप आगे से हट जाइएगा। क्रिकेट का एम्पायर, क्रिकेट मैच यानी जो खेलते हैं उसमें जो एम्पायर होता है वो इस तरीके से इशारा करता है, ऐसे इशारा करता है, ऐसे इशारा करता है, तो वो संकेत ही देता है। अगला है मोबाइल में स्माइली का प्रयोग। ये आपके लिए है। जैसे आप लोग वर्तमान में मोबाइल व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसमें स्माइली भेजते हैं अलग अलग प्रकार की, तो वो भी एक प्रकार से संकेत है। क्योंकि आज का समय तो मॉडर्न हो गया है, लिखने का टाइम नहीं है व्यक्ति के पास में, वो संकेत ही भेजता है। तो आज का जो समय है वो मॉडर्न हो गया है। लेकिन बेटा आप लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएं, पुरानी संस्कृति को मत भूलिएगा। क्योंकि मानव का ये जो शरीर है ये बार बार नहीं मिलेगा। दूसरों को सम्मान करना, आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएं, ये अपनी पुरानी संस्कृति को मत भूलना, दूसरों का सम्मान करना। क्योंकि जो चीज हम देते हैं दूसरे को वही चीज हमें वापस मिलती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन दुर्लभ है, होय न दूजी बार, तरुवर जो पत्ती गिरे बहुरी न लागे डार। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब दोबारा नहीं मिलने वाला है, ये दूजी बार आपको नहीं मिलेगा। जो भी करना है इसी जन्म में करना है आपको। और ये बेकार की कल्पनाएं हैं कि मनुष्य का जन्म दोबारा होगा, हम दोबारा जन्म लेंगे, हम 7 बार जन्म लेंगे। ये बेकार की कल्पनाएं हैं, केवल कल्पनाएं हैं। ये यथार्थता इसमें नहीं है, वास्तविकता नहीं है इसमें। तो कल्पनाओं में नहीं जीना है, जो भी करना है इसी जन्म में करना है। जैसे पत्ती गिर जाए पेड़ से तो वो दोबारा नहीं लगा सकते आप, तो वैसे आपका शरीर शरीर एक बार ये खत्म हो गया, दोबारा नहीं मिलना आपको। तो मोबाइल में स्माइली का प्रयोग। अगला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होगा? तो यदि हम अपनी बात को बोल करके समझा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं आपको, तो बोल करके जो चीजें हम समझा रहे हैं वो मौखिक भाषा है। बोल करके जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं वो आपका सब मौखिक भाषा है। और ये बोर्ड पे लिख करके यदि हम आपको समझा रहे हैं वो लिखित भाषा है। इतना याद रखना है। तो यदि हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष बोल करके प्रस्तुत करते हैं तो उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये आपके प्रकार से समझना है। जैसे मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई होगी वो आपकी होगी ध्वनि, क्योंकि इसमें हम ध्वनि का ही प्रयोग करेंगे। मनुष्य की भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो मौखिक रूप से मानी जाती है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को वो नहीं मानते हैं। तो इसलिए 2 प्रकार से जब हम मानेंगे तो हम कहेंगे कि भाषा यानी जो मनुष्य की भाषा उसकी उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई है। मौखिक भाषा को भाषा का मूल रूप, यानी मूल का मतलब होता पहला रूप, आदिम रूप यानी शुरुआती रूप व आरंभिक रूप माना जाता है। भाषाओं के सभी रूपों में यह सबसे सरल रूप है। भाषा अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे कठिन भाषा कौन सी है,
तो सांकेतिक भाषा है। सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा है। लिखित भाषा बीच की है। उदाहरण क्या हो जाएंगे मौखिक भाषा के? तो समाचार सुनना है। समाचार पढ़ना नहीं, सुनना है। क्योंकि जब हम सुन रहे हैं तो एक व्यक्ति कोई बोल रहा होगा तभी हम सुन रहे होंगे। समाचार सुनना। मोबाइल पर बातचीत करना जो आप लोग घंटों घंटों करते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। समय निकल रहा है, समय बीत रहा है, दोबारा नहीं आने वाला है समय। और यदि आप बेटा सक्सेसफुल नहीं हुए, आपको लाइफ में सफलता नहीं मिली, तो जिससे आप मोबाइल पे बातचीत कर रहे हैं ना घंटों घंटों, आपका कॉल वही नहीं उठाएगा। इस बात का भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि सफलता है तो सब कुछ है, सफलता नहीं है कुछ भी नहीं है। सफलता, जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको दुनिया भर के लोग पहचानेंगे। यदि आप लोग विफल रह गए, आपके पास में कितनी भी नॉलेज है, आप सफल नहीं हैं तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। तो मोबाइल पर बातचीत करना इसका उदाहरण हो जाएगा। और किसी को मौखिक रूप में पढ़ाना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं मौखिक रूप में, तो वो भी इसी का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण आपको याद रख लेने हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होगा? तो भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया जाता है, तो उसको हम लिखित भाषा बोलेंगे। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हम अपनी बात को लिख करके समझा रहे हैं, जैसे हम पत्र लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं हम, या हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो लिखित भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो अपनी बात को यदि हम लिख करके समझा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो लिखित भाषा का हमने प्रयोग किया है। लिखित भाषा का जो आधारभूत इकाई है वो वर्ण हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें वर्णों का प्रयोग करेंगे। यह भाषा का लिपिबद्ध रूप होता है। देखिए लिपि आगे हम पढ़ेंगे, लिपि को हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, तो अभी समझ लेंगे लिपिबद्ध का मतलब लिपि में बांध करके हम लिखते हैं उसको, लिपिबद्ध रूप होता है। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे लिखित भाषा के? तो जैसे समाचार पत्र पढ़ना, पढ़ना है यहाँ पढ़ाना नहीं, समाचार पत्र पढ़ना, पत्र पढ़ना ये इसका उदाहरण हो जाएगा। पुस्तक पढ़ना ये भी इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण है आपके जो आपके लिखित भाषा के हैं। तो पूरी उम्मीद है आप इतनी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे कुछ नोट में चीजों को हम जानेंगे। जैसे नोट में याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा के प्रकार कितने हैं। तो अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा के 3 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो अभिव्यक्ति के आधार पर 3 प्रकार हैं। पहला है सांकेतिक भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है आपका लिखित भाषा। फिर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, अधिकतर भारतीय विद्वान, यानी जो भारत में विद्वान हुए हैं, अधिकतर भारतीय विद्वानों का मानना है कि भाषा के 2 ही प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो एक मौखिक भाषा, यानी भारत के अंदर जो विद्वान हुए हैं उनमें से लगभग सभी का यही मानना है कि भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को वो लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। एक बार जरा पीछे से एक बार क्लास को दोहरा लेते हैं, क्योंकि पीछे से एक बार समझ लेंगे जैसे क्या क्या चीजें आज हमने जान ली हैं। तो सबसे पहले आपको जो नोट्स बनाना है बेटा वो इसी प्रकार से देखो बनाना है।
जैसे हिंदी की याद रखेंगे, ये हिंदी की दूसरी क्लास है और टॉपिक नंबर आपका क्या है, ये पहला हमने हिंदी में शुरू किया है। तो सबसे पहले आप इसी प्रकार से नोट्स को बनाएंगे कि हिंदी में हमें इतने पॉइंटों पर, इस पहले टॉपिक में इतने पॉइंटों पर हमें चर्चा करनी है, इसी प्रकार से आप बनाइएगा। फिर आगे इसी प्रकार से आप हेडिंग लगाएंगे इसमें कि हाँ, भाषा शब्द का निर्माण और अर्थ सेम इसी प्रकार से आगे लिखना है। ये चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर हमने भाषा की परिभाषाओं को जाना है कि भाषा की क्या क्या परिभाषाएं हो जाएंगी। उसके बाद में हमने भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी सिद्धांत हमें मिले हैं वो सारे सिद्धांत हमने जाने हैं। सिद्धांत के बाद में फिर हमने आगे चीजों को पढ़ा, तो भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, वो सारी विशेषताएं हमने जानी है। विशेषता के बाद में भाषा के जो प्रकार होने वाले हैं वो कौन कौन से प्रकार होने वाले हैं, इस प्रकार से हमने प्रकारों को पढ़ा है भाषा के। प्रकार के बाद में इन सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की है और उसके बाद में एक एक चीज को समझा। सांकेतिक भाषा क्या है, सांकेतिक के बाद में मौखिक भाषा क्या है, मौखिक के बाद में जो आपकी लिखित भाषा है वो लिखित भाषा क्या है, और अंत में जो हमने चीजों को समझा है वो कुछ ये नोट पॉइंट समझे हैं। तो आज की क्लास में हमने इतनी चीजों को पढ़ा है और आज की क्लास में इतनी चीजों को पढ़ने के बाद आपको यदि लगा हो कि यहाँ बेहतर कंटेंट आपको मिला है तो आप इतना काम करेंगे। आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने मित्रगण को, अपने सहपाठी को, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो का या इस चैनल का लाभ मिल पाए। तो याद रखेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। ये कुछ चैनल के बारे में डिटेल्स है। आपके यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत एशियाई। जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अद्वैत एशियाई तो बेटा आपको ये सर्च बार में ऊपर ही नजर आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपके जो मित्रगण हैं, आपके जो सहपाठी हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी को इस चैनल से आप जोड़ें। और इसके बाद में ये जो क्लास आज आपकी है, इसके बाद में अब अगली जो आपकी क्लास होने वाली है वो जीएस पर होने वाली है और जीएस में हम शुरुआत करने वाले हैं संविधान की, यानी भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था। तो आप इसी प्रकार से अपने आप को यदि बनाए रखेंगे तो हम धीरे धीरे करके आपकी सभी क्लासें इसी चैनल पे शुरू कर देंगे। आपको कहीं भटकना भी नहीं होगा, घर रह करके एक संयम से नियमित रूप से आपको तैयारी करनी होगी। सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह पर, एक ही चैनल पर व्यवस्थित तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आप हमारे बारे में जानते ही हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 में सिलेक्टेड हैं। फाइनली अब ज्वाइनिंग का इंतजार है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।